हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस का ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, हमने पिछले 3 वीडियोस में कुछ अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। इस वीडियो में भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा एग्ज़ाम है, आपको सवाल करने आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने कई बार ये रिपीट भी किया है कि इस चैप्टर में कंसेप्चुअल सच ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेन चीज़ जो है वो आपको लैंग्वेज समझनी कि उसने क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो पहला सवाल आज का करते हैं। द एजेस ऑफ शक्ति एंड कांति आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 8:7 respectively after 10 years. After 10 years, the ratio of their ages will be 13:12. Okay, what is the difference between their ages? What is the difference between their ages? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है आपका 2 years, ऑप्शन बी है 4 years, ऑप्शन सी है 8 years, ऑप्शन डी है 6 years। ठीक है, और ऑप्शन ई भी दे रखा है नन ऑफ दिस। तो इस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझना है कि क्या दिया है और क्या जानना चाह रहा है। क्या कह रहा है? द एजेस ऑफ शक्ति एंड कांति, शक्ति और कांति आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 8/7 के रेशियो में है प्रेजेंट एज। ठीक, उन दोनों को शांति के एज को मैं शक्ति के एज को मैंने एस मान लिया है और कांति के एज को मैंने के मान लिया है। दोनों का रेशियो 8:7 रेस्पेक्टिवली मतलब जो पहले आया उसका 8 है और जो जिसका नाम बाद में है उसका बाद वाला है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, अच्छा, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:12। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब शक्ति की क्या शक्ति की एज 10 साल बाद क्या हो जाएगी? S+10, और कांति की एज हो जाएगी K+10, और उनका रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 13:12। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस मतलब S-K निकालना है। जो भी है, जिसका ज़्यादा एज आएगा और जिसका कम एज आएगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। चलो ठीक है, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ ना, 7S = 8K। ठीक है, तो K = 7/8S ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ तो 12S + 120 = 13K + 130। ठीक है, तो 12S = 13K + 10 ये लिख सकता हूँ। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, 12S = 13K, K की वैल्यू है 7/8 × S, है ना, यहाँ से मैंने उठा लिया। ठीक, +10 कर देता हूँ। अब मैं 8 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 × 12 हो जाएगा 96S, ये 13 × 7 हो जाएगा 91S + 80। ठीक, तो 5 यहाँ पे माइनस करूँगा तो 5S = 80, मतलब S की वैल्यू हो जाएगी 16 ईयर्स। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/8 × S, S की वैल्यू है 16, मतलब ये निकल के आएगा 14 ईयर्स। तो क्या पूछा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 16 - 14 करो, 2 ईयर्स। ठीक है, ये मेरा आंसर है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर है। ठीक है, ये था सवाल, ये आपसे पूछा है। ये पूछा गया है बैंक पीओ 2018, बैंक का जो प्रोविजनरी ऑफिसर होता है उसका सवाल है। इजी सवाल था, बेसिकली वही, लैंग्वेज समझो और क्या, सॉल्व करो। अगला सवाल करते हैं। The ages of A and B are in the ratio of 6:5. अच्छा, and the sum of their ages and the sum of their ages is 44 years. ठीक, what will be the ratio of their ages after 8 years? What will be the ratio of
देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। अच्छा, ऑप्शन दे रखा है 7:6, ऑप्शन बी दे रखा है 8:7, ऑप्शन सी दे रखा है 9:8, ऑप्शन डी दे रखा है 3:4। ठीक, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, मैं इसको करता हूँ तब तक। क्या कह रहा है? द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। ए और बी का जो रेशियो है वो 6:5 है, सॉरी 6:5, मतलब 5A = 6B। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1.2B। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। और क्या बोल रहा है? एंड सम ऑफ देयर एजेस इज़ 44 ईयर्स। ए प्लस बी इज़ 44 ईयर्स। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? ए की वैल्यू 1.2B लगा सकता हूँ ना, 1.2B प्लस बी। ये ए की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, = 44, मतलब 2.2B = 44। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2 × 20 मतलब 24 ईयर्स। ठीक, ये हो गया। वो अब ये पूछा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल बाद, 8 साल बाद ए की उम्र क्या हो जाएगी? अगर ये अभी 24 ईयर्स का है, एक सेकेंड, 24 ईयर्स का है, प्लस 8 करोगे तो 32 ईयर्स, और बी की उम्र है 20 ईयर्स, तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा? 28 ईयर्स। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8? ए बाई बी करो, 32/28, दिस इज़ 8/7। तो मेरा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये तो सवाल पूछा है बच्चों वाला। ये आपसे पूछा गया है PCS, कोई प्रोविंशियल सिविल सर्विस होगा किसी स्टेट का, उसके 2018 में पूछा गया है। ऐसे लॉलीपॉप सवाल पूछते हैं, बताओ। अगला सवाल करते हैं। क्या है? दी एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ a man and his daughter is 34 years. ठीक, if the respective ratio of their ages 4 years from now is 14:5. Okay, what is the daughter's present age? What is the daughter's present age? ऑप्शन दे रखा है 10 years, ऑप्शन बी दे रखा है 12 years, ऑप्शन सी दे रखा है 18 years, ऑप्शन डी दे रखा है कांट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन ई भी दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, मैं करता हूँ इसको। द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज डॉटर इज़ 34 ईयर्स। अच्छा, इफ़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज़ 14:5, व्हाट इज़ द डॉटर्स प्रेजेंट एज? अच्छा, ये तो सॉल्व किया जा सकता है यार, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। सपोज मैन की उम्र है m और डॉटर की उम्र है स्मॉल d, तो क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ देयर एजेस m + d/2, एवरेज हो गया, वो दे रखा है 34 ईयर्स, मतलब m + d, सॉरी यार, m + d = 68 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हुआ मेरा। दूसरा क्या है? इफ़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एजेस 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो m की उम्र हो जाएगी m + 4, d की उम्र हो जाएगी d + 4। ठीक, और कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो मतलब m + d और d, सॉरी यार, m + 4 और d + 4 = 14:5। ठीक, व्हाट इज़ द डॉटर्स प्रेजेंट एज? बेसिकली मुझे d की वैल्यू निकालना है। d तो निकल जाएगा यहाँ से, m को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 68 - d, और यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो ये 5m + 20 = 14d + 56। तो अब यहाँ पे मैं m की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 68 - d + 20 = 14d + 56। तो ये 340 - 5d + 20 = 14d + 56।
तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये 360 माइनस 56 304 इक्वल टू 14d प्लस 5 19d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 304/19। ये कितना निकल के आता है यार? 304 19 करूँ तो ये 114 5 से करूँगा 95 6 114 आता है ना। तो ये हो गया 16 ईयर्स। तो डॉटर की उम्र जो है वो है 16 ईयर्स। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरा यस ऑप्शन ई आंसर होगा। 16 साल है उसकी बेटी की उम्र। ठीक, ये था सवाल। और ये पूछा गया है आपसे बैंक पीओ 2018 बैंक का जो आपका प्रोविशनरी ऑफिसर होता है उसका एग्ज़ाम था। ठीक है, और क्या दे रखा है? अगला सवाल करते हैं। दी प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सन्याल is 3 times the age of his son। ठीक, 6 years hence the ratio of their ages will be the ratio of their ages will be 5:2 5:2। what is the present age? What is the present age of Mr. Sanyal? Okay, option A is 48, option B is 50, option C is 54, option D is 60, option E is none of these। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। क्या कह रहा है? देखो, ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर लेना, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और आई थिंक इतने सवाल हो गए हैं तो ये सवाल आपसे हो जाने चाहिए, आप सॉल्व कर लेने चाहिए। इतना कुछ टफ है नहीं यार, बार बार मैं बता ही रहा हूँ। चलो इसको सॉल्व करता हूँ। तो प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सन्याल इज़ 3 times द एज ऑफ हिज सन। सन्याल की उम्र प्रेजेंट, आज की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंडीशन में सन्याल की उम्र s पकड़ लो और सन की उम्र x पकड़ लो। ठीक है, क्या कह रहा है? सन्याल की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इस 3 times द एज ऑफ हिज सन 6 years हैंस आफ्टर 6 years। ठीक है, तो 6 years बाद सन्याल की उम्र हो जाएगी s+6 और बेटे की उम्र हो जाएगी x+6। अब क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 5:2, s+6/x+6 इक्वल टू 5:2। ठीक है, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2s + 12 इक्वल टू 5x + 30, तो 2s इक्वल टू 5x + 18। ठीक, अब क्या करना है? s की वैल्यू 3x पुट कर दो, तो 2 × 3 6x इक्वल टू 5x + 18, तो x इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो s की वैल्यू 3x है, जो यहाँ से उठाया मैंने, ये देखो यहाँ से डाल दो, तो 3 × 18 हो जाएगा 54 ईयर्स। तो जो ऑप्शन है मेरा ऑप्शन सी। ये पूछा गया है LIC के एग्ज़ाम में, LIC 2017। ठीक है, ऐसे तो सवाल पूछ रहे हैं, बताओ, बच्चों वाले। इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले ध्यान रखो कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपसे इन केस नहीं हो रहा है, जबकि मेरे को लगता है हो जाना चाहिए, आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो आप ध्यान से समझो कि आपको समझ क्या नहीं आ रहा है। लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, जो इंग्लिश है वो समझ नहीं आ रहा है, या आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो रही है। अगर इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो रही है तो उसको थोड़ा सा ठहराव के साथ समझो, तब आप टाइमर लगा के भी सॉल्व नहीं कर सकते और जल्दी में भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है तो आपको तो ये सब चीज़ें एकदम टिप में होनी चाहिए कि बस पढ़ा और एग्ज़ाम में लिखना चालू हो, इस तरह से होना चाहिए। स्लोली एकदम ये काम तो मुश्किल है। ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ जी, तो ये है आज का 5वां सवाल, है ना। 5वां सवाल है, ये सवाल है दी मीन एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रेन इन अ joint family is 14 years। ठीक है, the
एजेस ऑफ देयर grandfather and grandmother are 71 years and 67 years respectively. 67 years respectively. ठीक है. Find the mean ages of children and grandparents. ठीक है. ऑप्शन दे रखा है 16 years, ऑप्शन बी दे रखा है 51 years, ऑप्शन सी दे रखा है 25 years, ऑप्शन डी दे रखा है 24 years. चलो इसको सॉल्व करो यार. थोड़ा सा इसमें एवरेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो लगेगा, और कुछ नहीं है. ऐसा कुछ है नहीं. चलो सॉल्व करो, मैं करता हूँ इसको. ठीक. क्या कह रहा है? मीन एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रन इन जॉइंट फैमिली इज़ 14 years. 9 लोग हैं जिनका एवरेज एज है 14 years. ठीक. तो टोटल सबका जब सम करोगे ना तो वो कितना हो जाएगा? बच्चों का 9 बच्चों का हो जाएगा 9 × 14 years. ये निकल के आएगा 126 years. और यहाँ पे और भी और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो कह रहा है कि एजेस ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर 71 and 67 years रेस्पेक्टिवली. अच्छा. फाइंड द मीन एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स. चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स में 2 लोग हैं, एक की उम्र 67 है, एक की उम्र है 71, और बाकी जो बच्चे हैं उनका सम है 126 years. तो हमें क्या पूछा? मीन. जो बच्चे हैं और जो दादा दादी हैं उनका मीन. तो उसका क्या करना है मुझे? इनका उम्र पूरा टोटल और इन दोनों का उम्र, इनको ऐड करके टोटल जो जितने लोग होते हैं उनसे डिवाइड करना है. वही काम है. एवरेज का तो मतलब ही ये है ना भाई. पढ़ते हो ना, कोई एग्ज़ाम हो गया जिसमें आपने 10 मार्क्स उठाए, 20 मार्क्स उठाए, 30 मार्क्स उठाए, 40 मार्क उठाए, 50 मार्क उठाए, तो आपने एवरेज मार्क आउट ऑफ टोटल, मतलब पर एग्ज़ाम 100 मार्क्स था और 5 एग्ज़ाम में आपका 500 हो गया. ठीक. ऐसा कुछ था सपोज डेटा सेट. तो आपको पूछेगा कि आपने एवरेज कितने मार्क्स उठाए, तो आप बोलोगे 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाई कितने एग्ज़ाम्स में बैठे 5. तो आपका एवरेज स्कोर जो आया वो 30 आएगा. ठीक है. तो यही करते हो ना, टोटल सम करके और जो जितने नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स से या जितने नंबर ऑफ़ जो भी डेटा दे रखा है उसे डिवाइड करना है. तो यहाँ पे मेरा टोटल एज क्या हो जाएगा? 126 + 67 + 71 डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं? 9 बच्चे और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन. 9 बच्चे और 2 ग्रैंड पेरेंट्स. ये दादा दादी हो गए, यहाँ बच्चे हो गए. तो इनका सम करूँगा तो मेरा निकल के आएगा 126, 67, 78, 138 डिवाइडेड बाई 11. तो 126 हो गया 14, 3, 6, 264/11. तो ये करूँगा तो ये निकल के आएगा 24 years. तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है. ये सवाल है. ठीक है. ये पूछा है RRB NTPC नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होते हैं, शिफ्ट 1, ये 2021 में पूछा है. ठीक. ये सवाल था. समझ में आई बात? तो यहाँ पे एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया कि 9 बच्चों का जो एवरेज एज है वो दे रखा है आपको 14 साल. तो इनका एवरेज एज क्या होगा? जो भी एवरेज एज है इनका टोटल जो सम है वो क्या होगा? एवरेज का मतलब ये होता है ना, एवरेज कोई किसी चीज़ का निकाल लो तो सम ऑफ x/n होता है ना. तो आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है. तो वो आप कैसे निकालोगे? समेशन है बेसिकली ये x बार इंटू n. तो ये 14 × 9 126 जो मैंने यहाँ निकाला है ना. उसके बाद और उसने दो एक्स्ट्रा डेटा जो दिया है उसके दादा दादी का दे रखा है उम्र 71 और 67, और पूछा है कि पूरे परिवार इन द सेंस बच्चों का और अपने दादा दादी का जो एवरेज एज है वो क्या है. तो वो 24 साल निकल के आया, जो मेरा ऑप्शन डी था. ठीक है. ऑप्शन डी था मेरा. तो कितने सवाल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 ही सवाल हुए अभी तक. वैसे मैं 5 सवाल ही कराता हूँ, पर आज वीडियो थोड़ा छोटा बना है तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं. ठीक. तो इस तरह से सॉल्व करते हैं. मैं जानबूझ के इसको सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ठीक है. क्योंकि ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, पर हाँ आपको सॉल्व करके मज़ा ज़रूर आएगा. ठीक. आज का आखिरी सवाल लेते हैं.
क्या कह रहा है? 3 years ago age ratio of son and father was 2:3, ठीक है, and after 3 years ratio of ages becomes 5:7, ठीक है. Find the present age of the son. Find the present age of the son. अच्छा, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 24, ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इजी क्वेश्चन है. क्या? प्रेजेंट एज पकड़ लो, प्रेजेंट एज, सन और एफ. सन की उम्र एस पकड़ लो और फादर की उम्र एफ पकड़ लो, या कैपिटल एफ पकड़ लो. चलो, 3 years ago 3 साल पहले एस की उम्र S-3 और फादर की उम्र F-3 और उनका रेशियो है 2:3. ठीक है, तो पहले तो मैं इसको करता हूँ सॉल्व. 3s-9 इक्वल टू 2f-6, तो 3s-2f इक्वल टू 3. ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3s इक्वल टू, अच्छा पूछा क्या है, सन, तो f के टर्म्स में लिखो. तो 2f इक्वल टू 3s-3, तो f की वैल्यू हो जाएगी 3s-3/2. ठीक, ये हो गया f की वैल्यू. और दूसरा कह रहा है आफ्टर 3 years. आफ्टर 3 years मतलब प्रेजेंट के बाद 3 years आफ्टर, 3 years लेटर पकड़ लो. सन की उम्र S+3 और फादर की उम्र F+3 है ना, ये दोनों हो जाएंगे. क्या कह रहा है? आफ्टर 3 years द रेशियो बिकम्स 5:7, मतलब S+3/F+3 इक्वल टू 5:7. ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन. तो एस की वैल्यू पूछा है अपने को, सन की उम्र जो भी बच्चे की उम्र है वो पूछा है. तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो. 7s + 21 इक्वल टू 5f + 15, तो 7s + 6 इक्वल टू 5f. f की वैल्यू यहाँ से उठा लो, यहाँ पे डाल दो, तो 3s - 3/2, तो 7s + 6 यहाँ पे इंटू 2 कर सकता हूँ, ये 2 यहाँ से उठा ले आया मैं, और ये 5 × 3 15s + 5 ये माइनस हो जाएगा, -15. ठीक, तो 14s + 12 इक्वल टू 15s - 15. तो यहाँ पे s की वैल्यू हो जाएगी 27. तो ऑप्शन सी है मेरा आंसर. ठीक है, तो ये पूछा गया है आपसे SBI क्लर्क में, SBI के क्लर्क के एग्ज़ाम में. बताओ 2022 ऐसे लॉलीपॉप सवाल पूछ रहे हैं. ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं. क्वेश्चन सॉल्व किए हमने 6 सवाल, और अच्छे थे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, अलग अलग एग्जामिनेशन में, कहीं बैंक में आया, कहीं किसी PCS में आया है, ठीक है, किसी PO के एग्ज़ाम में आया है, क्लर्क के एग्ज़ाम में आया है. तो ऐसे लॉलीपॉप सवाल पूछते हैं. स्कोरिंग होता है ये चैप्टर अगर आपने सही से समझ लिया तो. ठीक है, तो अगले वीडियो में भी कुछ सवाल ही करेंगे हम. कम से कम मैं 5-6 वीडियोस तो बनाना चाहता हूँ हर टॉपिक पे, इसमें मैं सवाल करूँ आपके साथ साथ, आप भी सवाल करो, और एक अप्रोच डेवलप हो कि अच्छा इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है. और अभी तो मैं आराम से कर रहा हूँ. देखो मैंने 6 सवाल किए हैं, कितने 24 मिनट के आसपास वीडियो हो गया. ठीक है, तो 24 मिनट में 6 सवाल हुए, मतलब ऑन एन एवरेज मैंने 4 से 5 मिनट लिए हैं. ठीक है, एक सवाल करने में. तो एग्ज़ाम में तो इतना टाइम मिलेगा नहीं. एग्ज़ाम में तो 24 मिनट में आपको 20 से 25 सवाल कम से कम कर लेने हैं. इस लेवल की स्पीड होनी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम निकलेगा, है ना. खैर यहाँ पे तो मैं सवाल लिख भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इसलिए मुझे स्लो हो रहा है. पर आप अपना देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, टाइमर लगा के सॉल्व करो. एग्ज़ाम में आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा. ठीक है, कुछ मिनट ही मिलेंगे, इनफैक्ट 1 मिनट से भी ज़्यादा शायद मुश्किल से मिलता है. ठीक, और वहीं पे किसी ऐसे सवाल में अगर लटक गए जहाँ पे मतलब आपका टाइम खा गया 3-4 मिनट, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होने लगेगा. फिर आपको लगेगा कि अरे यार यहाँ तो मैं फंस गया. फिर उसके बाद क्या होता है ना, जो आगे आप सवाल करते हो उस पर आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो, समझ गए, गड़बड़ा गए, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए.
और सिली मिस्टेक कर देते हो तो एग्ज़ाम नहीं निकलता, दिक्कत वो है, ठीक है। तो आप स्मूथ बनाओ अपने प्रोसेस को, एकदम प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखो कि ये सब मतलब आपके साथ आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी चैप्टर से कुछ और सवाल करेंगे और 1-2 वीडियो के बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी आपके कोई कमेंट्स हो, आपको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में अपने जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या सीखा हूँ या कुछ मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा बताना चाहिए वो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।